कि जज साहब मुझे तो फर्क नहीं पड़ता कि मेरी पिक्चर बिहार और यूपी में रिलीज भी होती कि नहीं, मेरी फिल्म हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में चल जाए और जो डायस्पोरा है कनाडा में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, वो मेरी पिक्चर को पसंद कर ले, मेरे लिए काफी। यह आदमी सोशियोलॉजिस्ट नहीं है, यह आदमी इकोनॉमिस्ट नहीं है, यह आदमी पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली इस आदमी का आईक्यू सिंगल डिजिट में है, लेकिन ये धंधा करता है, इसको अपने धंधे की अकल है, वरना यहां तक नहीं होता। वो बिना जाने, वो ये जान के नहीं कह रहा है, वो मुझसे कह रहा है हिंदुस्तान के 75% लोग काउंट नहीं करते, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, और गलत भी नहीं कह रहा है, हकीकत तो अच्छी ही। तो आप एक बात देखिए, आजकल हमने, जब हम कोई काम करते हैं तो एक काम, बुरे काम को बुरे काम के नाम से तो नहीं कर सकते, बड़ा बुरा लगेगा, तो हम बुरा काम अच्छे नाम से करते हैं। हमें जब औरत को सप्रेस करना है, उसके अधिकार उससे छीनने, तो हम कहते हैं फैमिली ऑनर का सवाल। हम ये थोड़ी कहते हैं कि हम तुम्हें सप्रेस करना चाहते हैं, फैमिली ऑनर, ये खानदान की इज्जत का सवाल। हम किसी मुल्क के ऑयल पे अगर कब्जा करना चाहते हैं तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि हमें इस मुल्क के ऑयल पे हमारी नजर है, हम कहते हैं वॉर ऑन टेररिज्म। हम जब अमीर को अमीरतर बनाना चाहते हैं तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि हम अमीरों का साथ देते हैं, हम कहते हैं ये डेवलपमेंट का सवाल है। हम अमीर की ग्रोथ को नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। जब समाज में ये है तो फिर बनते हैं मल्टीप्लेक्सेस। मैं मल्टीप्लेक्सेस के खिलाफ नहीं हूं, मल्टीप्लेक्सेस ने बहुत भला भी किया है, लेकिन जिंदगी बड़ी अजीब चीज है। जिंदगी आपको अच्छा बुरा नहीं देती है, जिंदगी आपको पैकेजेस देती है। एक पैकेज में 4 अच्छे बड़े साइज के, 9 अच्छे छोटे छोटे साइज के, 3 बुरे बहुत बड़े साइज के, और 11 बहुत छोटे छोटे बुरे। अब आपकी समझ में नहीं आ रहा कि ये पैकेट कैसा है। दूसरे पैकेज में 5 बड़े बड़े अच्छे, 4 छोटे छोटे अच्छे, 5 बड़े बड़े बुरे और 2 छोटे बुरे। अब समझ में नहीं आ रहा कौन सा पैकेट बेटर है। ऐसी है जिंदगी कि आपको समझ नहीं आता, हर एक में कुछ फायदा कुछ नुकसान। मल्टीप्लेक्स ने एक तरफ बहुत फायदा किया है, दूसरी तरफ कुछ नुकसान भी किया। जो फायदा किया है तो यह है कि इससे पहले कभी हिंदुस्तान में इतनी तरह तरह की कहानियां नहीं बनी थी जो आज बन रही। हर तरह की कहानी मुमकिन है, इसलिए कि मल्टीप्लेक्स में अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी देख लिया गया, जहाँ की टिकट 350 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये, और जहाँ समोसा 150 रुपये का मिलता है, वहाँ अगर चल गई 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते की पिक्चर, तो ये पिक्चर वायबल हो गई। ये फायदा है। तो तरह तरह की कहानियों का तजुर्बा किया जा सकता है और किया जा रहा है, ये अच्छी बात। बुरी बात यह है कि पहले कॉमन मैन को खुश करना पड़ता था पिक्चर को चलाने के लिए, अब ये जो 500 रुपए का टिकट खरीदने वाले, सिर्फ इन्हें खुश कर देना काफी है। लिहाजा हो ये रहा है कि तरह तरह की कहानियां तो बन रही हैं, लेकिन ऐसी कोई कहानी नहीं है जिसमें देश की कोई सच्ची समस्या हो। इसलिए ये जो अमीर तबका, जो ऊंचा वर्ग इस वक्त पार्टी कर रहा है, उसको ये नहीं सुनना है कि काला हांडी में लोग कैसे मर रहे हैं। उसको ये नहीं सुनना है कि ईस्टर्न यूपी के गांव में किसी औरत पे क्या जुल्म हुआ। उसे नहीं सुनना है कि मुल्क में 4 करोड़ बच्चे कभी स्कूल में गए ही नहीं। मैं ड्रॉप आउट तो भूल जाइए, 4 करोड़ बच्चे कम से कम ऐसे हैं जो कभी दाखिल ही नहीं हुए दरवाजे में। वो ये सब नहीं सुनना चाहता।
उसे कोई ऐसी बात नहीं सुननी है जिससे उसकी पार्टी खराब हो। तो आप देखिए, हमारी पिक्चरें अच्छी बनती थी, बुरी बनती थी, कड़वी बनती थी, मीठी बनती थी, मीडियोकर होती थी, स्टैंडर्ड की जो भी थी, उसका हीरो जो था वो वर्किंग क्लास से आता था। वो रिक्शा वाला होता था, तांगे वाला होता था, बेरोजगार नौजवान होता था, वकील होता था, डॉक्टर होता था, टीचर होता था, प्रोफेसर होता था। अब हमारा हीरो कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ एक बहुत बड़े से घर में रहता है, और जब घर से बाहर निकलता है तो हिंदुस्तान की सड़क पे पैर नहीं रखता। इसलिए कि अगर हिंदुस्तान की सड़क पे उसने पैर रखा तो पीछे कोई गरीब हिंदुस्तानी ने फ्रेम क्रॉस कर दिया तो पिक्चर खराब हो जाएगी। इसलिए वो घर का दरवाजा खोलता है तो दरवाजा स्विट्जरलैंड में खुलता है। और बाहर जो बैठे हिंदुस्तानी अपने देश की याद में तड़प रहे हैं, अपने उस घर में जहां 7 बेडरूम हैं, 11 टीवी हैं और बाहर 3 गाड़ियां खड़ी हैं, मगर देश याद आ रहा है, वो फिल्में देखते हैं जहां खूबसूरत साड़ियां पहने हुए बड़े अच्छे अच्छे घरों में औरतें करवा चौथ रखी। तो सब खुश, फिल्म मेकर भी खुश, ऑडियंस भी खुश, सब काम ठीक चल रहा है। आज गरीबी नहीं दिखाई जाती है, इसलिए कि पिक्चर गरीबों के लिए बनाई नहीं जा रही, तो हम क्यों दिखाएं भाई? ये इनसेंसिटिविटी सिर्फ फिल्म में नहीं है, ये इनसेंसिटिविटी मीडिया में भी। कितनी बार आप गांव की न्यूज़ सुनते हैं टीवी पे, कोई अच्छा रेप वेप हो जाए तो उसकी एक थ्रिल है तो बताया जाता है, कोई बड़ा वायलेंट, कुछ 25 आदमी 40 आदमी उनका मर्डर हो गया, मार डाले गए, तो अच्छा एक दिन अच्छा रहता है। लेकिन जो हमारी सचमुच की समस्याएं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एजुकेशन, वो फूड हो, इस देश में आज जो सुपर पावर बनने वाला है 10 करोड़ आदमी, ये सरकारी आंकड़े हैं, खाली पेट सोते हैं हर रात। ये हमारी समस्या नहीं है, न मीडिया की है, न फिल्म की है, न अखबारों की है। मैं तो हैरत से देखता हूँ न्यूज़पेपर्स को भी, इनके फ्रंट पेज पे मैंने तो एजुकेशन के बारे में, फूड के इशू के, हम अलग है कि फूड का बिल आने वाला है, और वो ठीक है, वो जब सियासत में आया, जब राजनीति में आया तो फिर सेक्सी हो गया। लेकिन जब तक के समाज में है, कितनी डॉक्यूमेंट्रीज टीवी वाले बनाते हैं, कितने घर जाके वो देखते हैं कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे वो क्या कर रहे हैं। कितनी बार आपने न्यूज़ में सुना है कि कहाँ स्टारवेशन डेथ हुई, नहीं होती स्टारवेशन डेथ, ये वहाँ भी नहीं है। फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया था, और अगर फिजिकली नहीं भी लिया था तो ये इमेजिन किया था कि देश एक दिन आजाद होगा, उनका सपना था। हमें इस मुल्क का पार्टीशन हुआ और कम्युनल बेसिस पर पार्टीशन हुआ, और इतना बड़ा जेनोसाइड और मैसेकर हुआ उसमें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतने आदमी नहीं मरे थे जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के डिवीजन में मरे। उसके बाद ये कौन लोग थे, किस मिट्टी के बने थे, कि जिन्होंने इस मुल्क का सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिन्होंने इस मुल्क को डेमोक्रेसी दी, पार्लियामेंट किया। जरा नजर उठा के नक्शे पे देखिएगा, भारत से चलते हैं तो मेडिटेरेनियन कोस्ट तक दूसरी डेमोक्रेसी नहीं मिलती आपको, ये उन्होंने हमें दिया। ये कौन लोग थे जो अच्छे घरों में पैदा हुए थे, खाते पीते घरों में पैदा हुए थे, और इन्हें उसकी वजह से अच्छी एजुकेशन मिली थी, इन्हें बाहर भेजा गया था पढ़ने के लिए, ये आके सारी जिंदगी ऐश से रह सकते थे। वो जवाहरलाल हों कि सरदार पटेल, ये मजे से रह सकते थे जिंदगी। इन्होंने उस ऐश को ठुकराया और 10-10 बरस ये लोग जेलों में रहे, लाठियां खाई, ऐसी कोठरियों में बंद हुए कि इनके बदन पे चूहे दौड़ते थे। ये वो लोग थे जब इन्होंने आज़ादी हासिल की
तो इस मुल्क को ये दिया। मगर आज़ादी के बाद पॉलिटिक्स जो है वो जेल जाने की, लाठी खाने की, बदन पे चूहे रेंगवाने की और सरकार से दुश्मनी लेने की चीज तो बची नहीं। ये तो बहुत अच्छा धंधा हो गया, अब तो राज अपने हाथ में है ना। तो जितनों को पैसा कमाना था सब वहां चले गए, स्टैंडर्ड गिरा। और हम कौन से अच्छे हैं? हम ये समझते थे हमारे माँ बाप, ये देखिए साहब मेरे बाप जो था वो नेशनलिस्ट था, मेरा मामा 10 बरस पुलिस की अंग्रेज की जेल में रहा, मेरा परदादा काला पानी में मरा था, मैं एक ऐसे परिवार का। ये जानते हैं देवी साहब, इनको तो अकल ही नहीं थी, पैसा तो कमाया नहीं। हमें बताते रहे बेटा पैसा कोई चीज नहीं है, विद्या बड़ी चीज है। घर में किताबें भरी थी, किताबें देते रहते थे पढ़ने को। फैक्ट यह है कि पैसा भी बहुत जरूरी चीज है, और इनको अकल नहीं थी, हमें है, हम कमा के दिखाएंगे। हमारी पूरी जनरेशन इस काम में लगी और अलग अलग तरह से कामयाब हुई। हिंदुस्तान का मिडिल क्लास पिछले 25, 30, 40 साल में बहुत एफिलेंट हुआ है। अरे मेरे बचपन में तो मेरे घर में एक ही मशीन थी, वो था मर्फी के रोटियों, उसके अलावा कोई मशीन ही नहीं थी। स्त्री में भी कोयले भरे जाते थे। आज हमारे घरों में कितनी मशीनें हैं, कितना इक्विपमेंट है एवरेज घर में। मेरे बचपन में तो ये बात सोच भी नहीं सकता था कोई मिडिल क्लास में कि आपके पास कार होगी। कार मिडिल क्लास के पास नहीं होती थी। अरे पूरा तांगा कर लिया तो बड़े आदमी हैं आप। आज एक मिडिल क्लास में 2 गाड़ियां हो तो कोई हैरत की बात नहीं, और 3 भी हो तो खुशी है। यह हाल हो चुका है। तो ऐसा नहीं कि मिडिल क्लास की तरक्की नहीं की, बहुत तरक्की की, लेकिन इस तरक्की की होड़ में ये जो खुशहाली की ट्रेन पकड़ने के चक्कर में प्लेटफॉर्म पे हमारा कुछ सामान छूट गया। और वो सामान था संस्कार, वो सामान था साहित्य। तो बाकी सामान तो हमने अपने बच्चों को दे दिया, ये तो हम स्टेशन पे भुलाए थे। मगर हम इसी में खुश थे। अरे भाई अब तो हमने 15 में बंगला खरीद दिया, मर्सिडीज गाड़ी। हमारे बच्चों के लिए सब कुछ नहीं है, वो तो पहले ही हुए हैं सब देखते हुए। हम टीवी, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार टीवी देखी थी प्रगति मैदान में दिल्ली में, 9वीं क्लास में था, लाइन में लग के 1.5 घंटे में टीवी के पास पहुंचा और वहां रुकने की इजाजत नहीं थी। देखो ये है टीवी, देखते हुए निकल जाओ। अभी मैं अपने बच्चों को बताऊं कि बेटा कोई एक जमाना था जब टीवी नहीं थी तो उनको लगेगा क्या बात कर रहा है। उनको जिन चीजों पे हमने अपनी जिंदगी निछावर कर दी वो उन्हें कोई बड़ी चीज नहीं लगती है, वो उनकी रोजमर्रा की चीज। जैसे हम जब पैदा हुए थे तो इलेक्ट्रिसिटी थी, हमें कौन सी बड़ी चीज लगती थी इलेक्ट्रिसिटी, ये बल्ब जल रहा। हमसे पहले की जो 2 पीढ़ियां होंगी उन्हें लगता होगा बड़ी चीज बिजली। ये बच्चे जो अब हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं मिडिल क्लास के, उन बच्चों की वैल्यूज और हैं और हमसे बेहतर है। अब उनमें एक जागरण आ। मैं कॉलेजों में जाता हूँ, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा, कॉलेजों में जाता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, बातें करता हूँ। आपको अंदाजा नहीं कि कितने स्टूडेंट्स आज पोएट्री लिखते हैं। ये मेरी जनरेशन में इतने लोग नहीं लिखते। भोपाल छोड़ दीजिए, भोपाल में तो आप का वो जमाना था कि पत्थर उठाओ तो 4 शब्द नीचे से निकलते, वो अलग। मैं नॉर्मल शहरों की बात कर रहा हूँ। वापस आ रही है आज ये जो दिल्ली में इंसिडेंट हुआ, ये जो बच्चे खड़े हुए थे इंडिया गेट के सामने, ये मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे, ये जो रात रात भर सर्दी में बैठे हुए थे, कौन बच्चे? ये पॉलिटिकल वॉलंटियर नहीं थे। समाज में अब पेट भर गया, उनको चीजों की लालच वैसी नहीं है जैसी मुझे आपको थी। हमने डिप्रिवेशन फील किया था, ये नहीं करते।
तो हमें ये चाहिए कि हम इसके पीछे भागे, कोई चीजें भूल गए जो हमारे माँ बाप ने दी थी, और अगली पीढ़ी बनेगी हमने, इनमें नहीं है। ये भी माँ बाप की बहुत बातें गलत भी लगती हैं, ठीक नहीं। तो वो चीजें जो 80s में चल रही थी वो अब चलने वाली नहीं। 80s जो है हिंदी सिनेमा का डार्केस्ट पीरियड था। 1, 2, 4 मिसालें छोड़ दीजिए, वरना निहायत बुरी फिल्में बनी। 70s में, 50s में, 60s में कोई कैलेंडर ईयर ले लीजिए आप, 3-4 पिक्चरों के नाम लेंगे भाई, कमाल की पिक्चर 80s में नहीं मिलती। 80s में गाने भी सरकार ने किया, चोरी के पीछे क्या, ये नहीं। 80s म्यूजिक भी चीप हो गई, सारी हवा हो गई। 80s की राजनीति के बारे में क्या कहूँ आपको पता है? एक वजह क्या थी, माफ कीजिए कुछ ऐसा लगेगा कि मैं क्लास के ऑब्जेक्शन दे रहा हूँ, लेकिन कुछ रियलिटी में हो ना। 15 करोड़ आदमी 70 से 80 तक, श्री शशांक जी, श्याम मुंशी जी, राजा हसनाथ जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत ही बुजुर्ग, शहर की बुजुर्ग हस्तियाँ, देवी सरन साहिब भाई, अन्य सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं। आज सब हम लोग गर्वान्वित हैं इस बात से कि हमारे बीच में जावेद अख्तर साहब आए। बहुत समय उन्होंने भोपाल में भी गुजारा। हम सब लोग उस जमाने में कॉलेज में हुआ करते थे। हसनाथ भाई हम सब लोगों के प्रिय लीडर भी होते थे, प्रिय मित्र भी होते थे। उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया। हसनाथ फाउंडेशन की ओर से हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में जो कुछ भी हो सके कार्यक्रम करके उन विभूतियों को, लोगों को आगे लाएं और एक अपना दायित्व पूरा करें। आज इस मौके पर हमारे बीच में जावेद अख्तर साहब विशेष रूप से पधारे। उन्होंने न सिर्फ वो लम्हे सुनाए, वो यादगारें बताई जो उन्होंने भोपाल में गुजारी थी, बल्कि पूरा 100 साल का फिल्म दुनिया का इतिहास और हमारे समाज के दर्पण में क्या प्रतिबंध है वो भी हमें बताया। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हसनाथ फाउंडेशन की ओर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। माननीय श्री चौबे जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शशांक जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। केशवानी जी का और आप सबका, जिन्होंने यहाँ पर आकर इसमें शिरकत करके हमको ये मौका दिया कि हम आपसे रूबरू हो सके और एक संवाद कायम हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया।